लाइव नाउ। वेलकम टू एसके क्लासेस। कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र और कैसा जा रहा है आप सबका एग्जाम? सभी पेपर तो अच्छे आ रहे हैं ना? एंड इसी सिलसिले में लीजिए, अब आपके सामने प्रेजेंट करूंगा 11 दिसंबर 2023 कक्षा 12वीं के इतिहास के वे सभी क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक मेरा फोकस होता था केवल और केवल सेट नंबर बी के तरफ। सेट नंबर ए के क्वेश्चंस को मैं ना तो ज्यादा देखता था ना तो कवर करता था, लेकिन फाइनली अब मैं अपना स्ट्रेटजी चेंज कर दिया हूं। क्वेश्चन बैंक से ही सेट नंबर ए और सेट नंबर बी सभी क्वेश्चंस को टिक कराने वाला हूं। अगर आप इस क्वेश्चन बैंक के वीडियो को बहुत अच्छे से और फुल टाइम वॉच करते हैं, जितने क्वेश्चंस को मैं टिक करता हूं आप बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, यकीन मानो आप मेरे से खुद बोलोगे कि सर रियल प्रश्न पत्र आप ना देते ना फिर भी हम अच्छा स्कोर गेन कर पाते। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस बैंक्स बनाए गए हैं और जब मैं वीडियो शूट करता हूं तो पेपर को नजर में रखते हुए, मतलब पेपर को सामने रखते हुए वहां के क्वेश्चंस को देख लेता हूं पहले, फिर जाके क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस को टिक कराता हूं। देखिए, आप ये जो क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं 2023 का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। बेटा, मार्केट में 2024 का कोई क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी नहीं किया गया है, फिर भी मार्केट वाले बेच रहे हैं। उनको कमाना है पैसे, तो सिंपल सा वो यहां पर नाम चेंज करके बेच रहे हैं। तो अगर आपके पास 2023 का क्वेश्चन बैंक है तो फिर भी आप काम चला सकते हो, क्योंकि देख लो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूरा का पूरा यहीं से आ रहा है। और अगर 2024 का है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो फटाफट ओपन कर लो। मैं जिस क्वेश्चंस को टिक करूं उसे अच्छे से पढ़ लेना। जैसे ओपन करता हूं तो सबसे पहले देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट। अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट केवल आपका छूट रहा है पीछे के 2 चैप्टर, बाकी पूरे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। मानचित्र भी आएगा, टेंशन मत लो। मानचित्र कहां से आएगा उसको मैं टिक करा दूंगा। ठीक, पहला अध्याय कहता है ईंटे मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। आइए यहाँ के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। ईमानदारी से टेलीग्राम में जुड़िए। टेलीग्राम में जो लिंक देता है उसको टच करिए। यकीन मानो आपके रियल प्रश्न के क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस पूरे के पूरे वहीं पर अपलोड किए जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स फायदा उठा रहे हैं। पर डे लगभग 500 से ज्यादा स्टूडेंट टेस्ट देते हैं किसी एक विषय का। इसलिए मैं चाहता हूं आप भी मेरे प्रिय छात्र हैं तो आप जरूर उस पर ज्वाइन हो जाइएगा, पार्टिसिपेट करिएगा। देखो, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के 2 शहरों का नाम बताओ। ठीक, तो 2 शहर को ही बताना, लेकिन उन शहर का नाम लिखना जो विकसित हो, जिसका नाम हो, जिस शहर ने फेम कमाया हो, कुछ किया हो। जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल। ठीक, अच्छा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, पता होगा। ठीक है, चलिए, बाकी यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही एक प्रश्न पूछता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहेगा सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय सभ्यता थी, कोई 2 बिंदु लिखिए। मतलब ऐसे आप कैसे कहेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, मतलब नगर जैसे बसे थे। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, आज जिस प्रकार से हम अपने शहर को डेवलप कर रहे हैं कि बीच में अच्छा घर होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए, उसके चारों तरफ नालियां होनी चाहिए, घर में वॉशरूम होना चाहिए, है ना, घर में लेटरिन होना चाहिए जिसमें लोग शौच के लिए बाहर ना जाएं, ये सब आज बन रहा है। ये सब 1600 ईस्वी में बन चुका था। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि हमारे पहले, मतलब आज जो हम सीख रहे हैं उसके पहले एक दुनिया थी जो सब कुछ सीख चुकी थी, लेकिन पता नहीं ऐसा पृथ्वी में क्या हुआ था, विनाश हुआ था, जो भी हुआ, जैसा हुआ रहा हो, कि ये सब खो गए थे और सभी लोग की मृत्यु हो गई थी। यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है जो बता सके। ठीक, ऐसा कहते हैं कई इतिहासकार। आप सुनना कभी हड़प्पा सभ्यता का डिबेट, तो इतिहासकार बोलेंगे जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ऐसे फालतू पॉलिटिशियन वाले नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यहां से इतना ही आएगा। एक और देख सकते हैं आप, एक ग्रिड व्यवस्था, ग्रिड पद्धति क्या होता है। ग्रिड मतलब होता है जाल, और जाल के रूप में पूरा पूरा बिछा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारे चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था। यहां से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले
आपको इस चैप्टर से कोई खास क्वेश्चन देखने को यहाँ से नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप 2 क्वेश्चन को टिक लगा सकते हो। सबसे पहले, धर्म प्रवर्तक से आप क्या समझते हैं? अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किया है? धर्म प्रवर्तक का मतलब होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना। अशोक पहले हिंदू धर्म में थे, फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो बस यही पूछा गया है। और इसके बिंदु देखो, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को आचरण में लाना, बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित करना, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, धर्म यात्राएं, और अंतिम बिंदु है आपका धार्मिक सिद्धांतों को शिलालेख, स्तंभ आदि पर अंकित। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? इसके मूलभूत सिद्धांत को समझाइए। अशोक का धम्म, तो यहाँ पे लिखा है कि अशोक का धम्म पूर्णतः उदार था, जिसमें धर्मांधता और कट्टरता नहीं था। ठीक, मतलब अशोक ऐसा नहीं था कि अपने धर्म को लेकर कट्टर हो, जैसे मुस्लिम धर्म अपने धर्म को लेकर के बहुत कट्टर हैं, ऐसे बौद्ध धर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक का धर्म सार्वभौमिक था, जिसमें प्रचलित सभी धर्म की बातें समाहित थी और संकीर्णता से कोई भी स्थान नहीं था। आपको पता है बौद्ध धर्म कैसा था? बौद्ध धर्म का एक स्ट्रेटजी था कि जितने भी धर्म में अच्छी अच्छी बातें हम उठा लेंगे और बुरी बातों को साइड करेंगे, और अच्छी अच्छी बातें उठा करके एक धर्म की स्थापना करेंगे, जिसका नाम रखेंगे बौद्ध। इसीलिए बौद्ध धर्म सबसे अच्छा धर्म माना जाता है, और यहाँ पर कपट नाम का चीज नहीं है, क्योंकि बुराइयां है ही नहीं बौद्ध धर्म में। ठीक, ऐसा उनके ग्रंथ में लिखा है, मैं नहीं कहता हूँ। नहीं तो बोलोगे सर आप भी बौद्ध में चले जाओ ना। नहीं भैया, मैं जिस कुल में जन्म लिया हूँ उसी धर्म में का पालन करूंगा, उसी धर्म का सेवा करूंगा, उसी धर्म में रहूंगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मौर्य शासनकाल की विशेषताएं। तो आप देख लो भैया, ये रहे इसके आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका अध्याय 3, बंधुत्व जाति तथा वर्ग से कौन कौन से प्रश्न आएंगे, इसको भी कवर करते हैं। यहां से पहला प्रश्न जो कि बहुत बार पूछा है, प्रश्न ये है कि रेशम के बुनकरों की सामाजिक स्थिति क्या थी, वर्णन कीजिए। ये पिछले 3 से 4 साल में लगातार रिपीट होने वाला प्रश्न है, और जा करके अब कहीं एमपी बोर्ड का पसंदीदा क्वेश्चन बन गया है। मतलब हर साल देते हैं, और तुम लिखित ले लो, चाहे तुम्हारा सेट नंबर ए हो या बी हो, वो ये क्वेश्चन जरूर डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है, जाति व्यवस्था के दोष को बताइए। ठीक, तो इसे प्रिपेयर करना। हाँ, आरंभिक काल में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए कि आरंभिक काल में महिलाएं कैसी थी, तो इसे अच्छे से देख लो। चलिए, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, स्किप कर दो। टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं, हम वही क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुल एवं जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। देख लो, आएगा नहीं, कंफर्म बता रहा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अध्याय 4, अध्याय का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। यहां से पहला प्रश्न देखने को मिलेगा कि स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई है। तो अमरावती स्तूप की खोज अचानक हुई है। लो 1796 में एक स्थानीय राजा ने मंदिर बनाना चाहता था। अचानक उसे अमरावती स्तूप के अवशेष मिल गए। उसने उसके पत्थर का प्रयोग करने का निश्चय किया। उसे ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभव कोई खजाना छिपा है। कुछ वर्षों के बाद कॉलोनी मकंजे नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस प्रदेश से गुजरा और उसे अनेक मूर्तियां मिली थी। बाकी पढ़ लेना कहानी, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं, और अंतिम प्रश्न हीनयान और महायान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं बौद्ध धर्म का संसार दिन कैसे फैला, विश्लेषण कीजिए। बस बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, स्किप करते हैं। आपको पता है धर्म से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछता, इस चीज को ध्यान रखना है ना। ये विशेषताएं वगैरह पिछले अलग चीज है, बाकी ये नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो बौद्ध धर्म का संसार में देश कैसे फैला। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो डिबेट हो जाएगा, मुद्दा उठ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध के जीवन से जुड़े 4 स्थान का नाम बताओ। ठीक है, तो लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। स्तूप क्यों और कैसे बनाए जाते हैं चर्चा कीजिए। तो इसे देख लेना, पढ़ लेना, आपके अभी तो काम नहीं आएगा, आपके वार्षिक परीक्षा में काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अशोक के धर्म की 4 विशेषताएं, तो ये रहा भैया 4 विशेषताएं आपको लिखनी है, देख लीजिए, बाकी कुछ नहीं आएगा, आप स्किप कर दो। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास की कुछ विषय भाग 2, यात्रियों के नजरिए। यहां से क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। तो यहां से पहला प्रश्न पूछेगा कि अल बरूनी गजनी कैसे पहुंचा। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इब्न बतूता की चीन यात्रा का वर्णन करो। वही इब्न बतूता था जो पहन के निकला जूता और केला खा के गिर गया था, ये इब्न बतूता, इस पे कहानी बनी थी। ठीक, इब्न बतूता तूता पहन के निकला जूता, ऐसे करके गाना ही बनाया है, तो ये इब्न बतूता परीक्षा में आएगा। किताब उल हिंद के वर्णित विषय का वर्णन कीजिए, नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं, स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एमपी बोर्ड का सेकंड पसंदीदा प्रश्न है, रहीला से भारतीय इतिहास की क्या जानकारी मिलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इब्न बतूता की संस्कृत के बारे में वर्णन कीजिए, एक नजर पढ़ लेना, बाकी परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन पढ़ जरूर लेना। चलिए बेटा, बस ये रहा कुछ मानचित्र, आप इसे भी देख लो। इस प्रकार के मानचित्र देखने को मिलेगा। बाकी मानचित्र का एक सेपरेट वीडियो आएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से मैप को भरना भी सिखा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 था। जल्दी मिलेंगे पार्ट नंबर 2 में, जिसमें कवर करेंगे अध्याय 6 से आगे के सभी प्रश्न और उत्तर को। अगर आप दिए हुए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को एंड करता हूं। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके।